नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम मिल रहे मारवाड़ के इतिहास से संबंधित अगले टॉपिक के साथ, अगले बिंदु के साथ। दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी शासक थे, इससे पहले कि हमने सभी डिटेल से पढ़े हैं और कंप्लीट वीडियो के साथ पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महाराजा अजीत सिंह। देखिए, महाराजा अजीत सिंह है, उसके अगर शासनकाल की बात करें तो 1707 से 1718 इनका शासनकाल रहा है। ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित हमने पुराने वीडियो में भी कंप्लीट डिटेल से बात की थी कि इनके पिता कौन थे, इनके पिता के संबंधित क्या इनका इतिहास रहा है, वो कंप्लीट वीडियो में बात कर ली थी। तो आज हम मारवाड़ के इतिहास से संबंधित अगले वीडियो में महाराजा अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो शासक हुए हैं जसवंत सिंह, उनको भी महाराजा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इनका नाम महाराजा पुकारा जाता है। हालांकि मारवाड़ के जो शासक थे या जोधपुर से जो शासक रहे हैं, वो अपने नाम के पहले राव लगाते थे। ठीक है, जैसे इनके पूर्वज रहे हैं, जैसे राव मालदेव हुआ, राव गांगा हुआ, तो वो सभी राव लगाते थे। लेकिन इन्होंने क्या है, स्पेशल महाराजा की उपाधि दी जाने के बाद ये अपने नाम के पहले क्या लगाए, महाराजा लगाने लग गए थे। तो देखिए, महाराजा अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनके पिता की अगर बात करें तो जसवंत सिंह इनके पिता थे। हालांकि इसमें पुराने वीडियो में हमने देखा कि इनका एक भाई भी था जो अमर सिंह इनसे बड़ा था, उसको ये अपने राज्य से निष्कासित करने के बाद वो नागौर चला गया। और नागौर जाने के बाद उन्होंने, आपको पढ़ा होगा कि उसमें हमने देखा कि नागौर जाने के बाद अमर सिंह वहाँ पे एक युद्ध करता है, जो कि मतीरे की राड़ के नाम से 1644 में इससे संबंधित युद्ध होता है बीकानेर के शासक करण सिंह के साथ। और उसका जो छोटा पुत्र होता है, ठीक है, इनके जो पिताजी हैं गज सिंह, उनकी प्रेमिका के कहने पर छोटे पुत्र को वहाँ का नया शासक नियुक्त किया, जो कि था जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हमने देखा था कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है, जमरूद के आसपास के बताया जाता है कि जमरूद उनको वहाँ पे भेज दिया गया था शासन के लिए, तब वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे जोधपुर के शासन जो भी था, जोधपुर का क्षेत्र, उसको खालसा घोषित कर दिया था। तो इसलिए जसवंत सिंह की तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नवीन शासक बनता है वो है अजीत सिंह। लेकिन इसको शासन डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, क्योंकि उस समय जो इनकी भूमि थी, क्योंकि जब दिल्ली पे उस समय मुगल शासक था वो था औरंगजेब। अब औरंगजेब सा ये संबंधित था कि औरंगजेब का जब युद्ध हुआ था अपने भाई के साथ, ठीक है, अपने दारा शिकोह के साथ जब उसका युद्ध हुआ था, तब उसमें क्या था कि जसवंत सिंह था वो दारा शिकोह के संबंध में लड़ रहा था, यानी उसके साथ लड़ रहा था औरंगजेब के। तो औरंगजेब से युद्ध लड़ रहा था दारा शिकोह के साथ जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह नवीन शासक जब बना तो इसको कैसे वो बर्दाश्त करता था, औरंगजेब जब नवीन शासक औरंगजेब बना दिल्ली पे, तब इसको नहीं बर्दाश्त करता, इसलिए इससे थोड़ा गुस्सा भी था। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद इसको यहाँ पे जितनी भी भूमि थी जो मारवाड़ के आसपास की, वो सभी को खालसा घोषित कर दिया था। इसलिए नवीन शासक अजीत सिंह है, उसको नया शासक कैसे मिलता, क्योंकि भूमि पूरी खालसा घोषित हो चुकी थी। तो इसके बाद ये थी कि इसकी स्टोरी यहाँ पे इसको पुनः वापस शासन जैसे मिलता था वैसे शासन इसको नहीं मिला। इसे शासन प्राप्त करने में बहुत सी तकलीफ हुई है, वो हम आगे देखेंगे। और अगर बात करें कि जसवंत सिंह की माता का क्या नाम था, जसकौरी था इनकी माता का नाम, और इन जसकौरी से ही उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह था। हमने पुराने वीडियो में भी देखा था कि इनकी एक माता थी, मतलब इनकी एक और जो पत्नी थी जसवंत सिंह की, नरू की, ये दो ही, हालांकि इनकी रानियां तो बहुत थी, लेकिन उस समय बताते हैं कि दो रानियां ऐसी थी जो पेट से थी, मतलब गर्भवती महिलाएं थी दोनों। तो ये दोनों रानियां थी वो गर्भवती, जिसमें जसकुंवरी से तो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अजीत सिंह था, और नरू की थी, उसके जो पुत्र हुआ था वो हुआ दलथम्मण। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे, जब वो दिल्ली पे जब आक्रमण करने गए थे, दिल्ली पर जब राज्य के लिए गए थे, शासन के लिए, तब दलथम्मण तो वहाँ पे समाप्त हो गया था अपनी छोटी एज में ही, लेकिन अजीत सिंह वहाँ से बच के निकल गया था। और किस प्रकार बच के निकला था वहाँ से दिल्ली से, तो वो हम देखेंगे। तो इस पे देखिए, सबसे पहले तो जोधपुर का शासक देखिए, जब अजीत सिंह वहाँ का शासक नहीं था, तो वहाँ पे शासन करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया था कि वहाँ पे जोधपुर का नवीन शासक नियुक्त किया था, वो किया था इंद्र सिंह। अब इंद्र सिंह कौन था, तो इंद्र सिंह जय सिंह का पुत्र था। और ये कौन था कि ये जो जसवंत सिंह का भाई था, जो कि नागौर में जाकर बस गया था नवीन शासक के रूप में, तो नागौर में जो बसने वाला अमर सिंह था, उसका ही पौत्र था। क्या था, उसका पौत्र था इंद्र सिंह। इसको क्या है कि यहाँ का नया शासक नियुक्त कर दिया जोधपुर का औरंगजेब ने। अब उसके बाद क्या होता है कि जब दिल्ली पे बुलाते हैं, अब औरंगजेब को ये चाहिए था कि अजीत सिंह को कैसे भी, अब भूमि तो उसकी खालसा घोषित थी,
तो नवीन शासक के रूप में वो दोबारा आक्रमण करने की नहीं सोचे। इसके लिए क्या है कि इसको मरवाने के लिए या फिर इसको पकड़ने के लिए उसको क्या है कि लालच के रूप में या फिर इसको झूठी अफवाह के रूप में यहाँ पे बुला लिया गया कि तुम्हारे को जोधपुर का नवीन शासक नियुक्त किया जाएगा, तो आप यहाँ पे सभा में पधारे। तो इसको ऐसे झूठा दिलासा देकर यहाँ पे दिल्ली पे बुलाया गया। दिल्ली में आने के बाद इनको पता चला कि हमारे को तो वैसे ही बुलाया गया, पकड़ने के लिए बुलाया गया, वैसा कोई रीज़न नहीं है, हमारे को जोधपुर का नया शासक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब इनको ये पता चलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो सपोर्टर होता है, सरदार होते हैं, उनमें जो मुख्य सरदार के रूप में होता है वो दुर्गादास राठौड़ होता है, जिसके प्रयासों से ही बाद में ये जाके नवीन शासक बनता है जोधपुर का। और देखिए यहाँ पे जो विशेष हम बात करते हैं, गोरादाई और बघेली, ये दो महिलाएं थी जिनकी वजह से अजीत सिंह को दिल्ली से निकालकर मारवाड़ ले जाया गया था। इनके प्रयासों के माध्यम से, हालांकि इसमें दुर्गादास राठौड़ तो थे ही, सरदार भी थे, जिनकी सहायता से यहाँ पे लाए गए। और इसके साथ जो मुख्य भूमिका महिलाओं में निभाई थी वो थी गोरादाई। और गोरादाई को क्या है, संपूर्ण मरुधरा की जननी कहा जाता है। ये विशेषता है, इनके बारे में ध्यान रखना। ये ऐसे की ऐसे टैगलाइन उठा के पूछ ली जाती है कि संपूर्ण मरुधरा की जननी किसे कहा जाता है, वो गोरादाई को कहा जाता है, यहाँ बघेली को नहीं कहा जाती। ध्यान रखना, गोरादाई को स्पेशली कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अजीत सिंह को इसने मात के रूप में यहाँ पे पाला था और अपने गोद में सुलाया था, इसलिए इसको मरुधरा की जननी कहा जाता है। क्योंकि संपूर्ण जो मारवाड़ था उससे संबंधित जो शासक था उसको अपनी गोद में रखा था और अपनी माँ के रूप में उनका प्यार दिया था, इसलिए उसको जननी कहा जाता है संपूर्ण मरुधरा की। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, मारवाड़ का एक राष्ट्रगान है जिसे दूसो नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी गोरादाई का नाम स्पेशली लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, गोरादाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिल्ली से अजीत सिंह को सुरक्षित यहाँ से दिल्ली से मारवाड़ ले जाने के लिए बीच में जो सहायता के रूप में काम आई थी वो थी गोरादाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं इससे संबंधित कि अब यहाँ से तो अजीत सिंह क्या है कि यहाँ से अजीत सिंह को निकाल के मारवाड़ ले जाया जाता है और मारवाड़ ले जाने के बाद उसको सुरक्षित वहाँ पे रखा जाता है। अब ये बात जब पता चलती है औरंगजेब को, तो औरंगजेब को ये बात पता चलती है, तो इन्होंने अपने कोतवालों को बोला कि मेरे को जिंदा या मुर्दा कैसे भी चाहिए, लेकिन वो मेरे को चाहिए, क्योंकि अगर वो जीवित रहा तो वापस राज्य पाने की इच्छा रखेगा और वापस आक्रमण करेगा, वापस परेशान करेगा, तो इससे बढ़िया मेरे को वो चाहिए। अब कोतवाल जितने भी इनको कोतवाल होते थे, इनके सैनिक होते थे, वो पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने उनमें से एक कोतवाल था जिसने क्या हुआ, वहाँ पे झूठ बोल दिया और एक दूसरा बच्चा लेके आकर यहाँ पे बोला कि महाराज ये है अजीत सिंह, इन्होंने हमने इनको पकड़ लिया है और ये रखो अजीत सिंह। ऐसा जब औरंगजेब को कहा जाता है तो वो मान लेता है और वो जो नकली होता है, जो फर्जी होता है दूसरा अजीत सिंह, उसको रख लेता है। रख के क्या है, अपनी जो पुत्री होती है, इसकी पुत्री होती है औरंगजेब की, उसको दे देता है पालने के लिए कि तो इसको तू अपने पास रख। ऐसा करके वो फर्जी पुत्र होता है या फिर उसका नकली पुत्र के रूप में अजीत सिंह को लाया जाता है, उसको वो वहाँ पे रख दी। अब बात करते हैं जब दुर्गादास जी हैं, जब दुर्गादास जी को ये बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है और हमारे पे मारवाड़ पे भी पीछा करने में लगे हैं, तो दुर्गादास जी क्या करते हैं, सपोर्ट लेने की। देखिए ऐसा जब पिछले वीडियो में भी हमने देखा, जितने भी हम शासक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित देखा कि किसी भी शासक पे अगर कोई समस्या आती है तो अपने से उच्च जो सैनिक क्षमता रखने वाले या फिर उच्च जो सम्राट है उसके पास शासक के रूप में जाते हैं और मदद मांगने के लिए। तो ये वैसे ही यहाँ पे महाराणा जो राज सिंह थे मेवाड़ के शासक, उनके पास क्या है, शरण मांगने जाते हैं दुर्गादास राठौड़। अब दुर्गादास राठौड़ जब शरण मांगने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दुर्गादास राठौड़ की बहुत ही अच्छी भूमिका है, इसमें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे, ध्यान रखना। क्योंकि दुर्गादास राठौड़ से संबंधित पिछली जो रीट हुई थी 2021, उससे संबंधित भी इससे दुर्गादास राठौड़ से संबंधित सीधा प्रश्न उठाया गया था। तो ये ध्यान रखना, वीडियो को बिना स्किप किए इसको रेगुलर देखिए, क्योंकि क्या पता अगले वीडियो में इससे संबंधित और कोई प्रश्न उठ जाए। तो इसमें कंप्लीट बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ से संबंधित भी, तो आगे देखेंगे अभी। तो देखिए महाराणा जब राज सिंह थे मेवाड़ के शासक, वो देखिए कि इतना बड़े शासक है हमारे पास आए, सेवा मांगने, शरण मांगने आए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बताते हैं कि केलवा में 12 गाँव दिए, यानी 12 गांवों का समूह इनको दिया शासन के लिए कि कोई नहीं आप यहाँ पे मेरे शरण के रूप में रहो, और उनको 12 गांव दिए अपना शासन चलाने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें दुर्गादास राठौड़ और राजकुमार क्या था, अजीत सिंह, ये दोनों वहाँ पे शासक के रूप में कार्य करते हैं केलवा के 12 गांवों पर।
और उसके बाद ये बात पता चलती है औरंगजेब को दिल्ली का शासक उसको चाहिए था अजीत सिंह। अब उसको ये बात पता चलती है कि महाराजा अजीत सिंह है यहाँ पे शरण दे रखे हैं, वो महाराणा राज सिंह है वो इसको समर्थन दे रखे हैं, इनको शरण दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इनकी समर्थन कर रहे हैं, इनकी सहायता कर रहे हैं, तो मतलब मेरे विरोध भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बात औरंगजेब ने डायरेक्ट राज सिंह को कह दी कि आप है ना इनकी सहायता मत करो, इनकी शरण मत दो, इनको मेरे को लौटा दो। अब ये बात के लिए इनकार कर दिया राज सिंह ने। अब महाराणा राज सिंह थे तो वो मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक हमने पढ़े हैं कि मेवाड़ के शासक जितने भी थे वो अपनी कर्तव्य निष्ठता से परे नहीं हटते थे, वो अपने वीरता से भी पीछे नहीं हटते थे, इसलिए इन्होंने क्या है साफ मना कर दिया कि हम लौटाएंगे नहीं। अब बार बार इनके मन मुटाव होता रहा औरंगजेब के और राज सिंह से, और धीरे धीरे बातें बढ़ती रही। ये बातें बढ़ते देख बहुत समय गुजर जाने के बाद यहाँ पे क्या है बीकानेर के शासक थे, उन्होंने बीकानेर के शासक के कहने पर यहाँ पे संधि करवाई गई। और यहाँ पे ऐसे बताया गया कि बाद में जब वो सेना लेके आते तब ये करते थे, ऐसे युद्ध चलता ही रहता था। लेकिन कंप्लीट कोई निर्णय नहीं होने की वजह से बाद में ये क्या है युद्ध समाप्त करने के लिए संधि करवाई गई। और संधि करवाई थी बीकानेर के शासक के रूप में, बीकानेर के शासक ने करवाई थी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लड़ो मत, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और इस प्रकार की एक संधि करी गई। और यहाँ पे जो केलवा के जो 12 गांवों पे शासन कर रहे थे दुर्गादास राठौड़ और राजकुमार अजीत सिंह, वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं सिरोही। और देखिए सिरोही पे एक जगह है, सिरोही में एक कालिंद्री जगह है, कालिंद्री गांव है, वहाँ पे जाकर ये बस जाते हैं दोनों दुर्गादास राठौड़ जी। और उसके बाद क्या होता है कि अकबर का जो पुत्र होता है, वो औरंगजेब का जो पुत्र होता है अकबर, उसको क्या सोचता है कि दुर्गादास राठौड़ ये सोचता है कि देखिए शासक से मुकाबला करना अपनी हैसियत में नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना भी अपने पास नहीं है, ना ही इतने ज़्यादा लोग कि हम दिल्ली के सम्राट औरंगजेब से पंगा ले सके। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसका पुत्र था उसको भड़काने में सोचे कि इसको अपनी तरफ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको नवीन शासक नियुक्त करते हुए अपने पिता के विरुद्ध कर देते हैं, फिर हम देखेंगे आगे क्या किया जा सकता है। और उससे संबंधित हम अपना जो राज्य है वो प्राप्त करने की सोचते हैं। अब इसको भी यही चाहिए था, औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, उसको भी यही चाहिए था कि हाँ ठीक है मैं नवीन शासक बनूं। तो इसको क्या करते हैं, अकबर को यहाँ पे लेके आते हैं और अकबर क्या है मारवाड़ में आता है। और मारवाड़ में आने के बाद इसको संधि के रूप में मना लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ जी बहुत ही वो थे, चतुर थे, तो इन्होंने क्या है इनको मनाया। और इनको क्या है कि ऐसे बताते हैं कि 1 जनवरी 1681 को इनका राज तिलक करवाया गया अकबर का कि आप दिल्ली के नवीन शासक निर्धारित हो चुके हैं। इस प्रकार से इनका राज तिलक करवाता है 1 जनवरी 1681 को। और उसके बाद जब ये बात पता चलती है औरंगजेब को कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को ये दुर्गादास राठौड़ भड़का रहा है मेरे खिलाफ, और नवीन शासक के रूप में उसकी राज तिलक भी कर दिया, ये देखकर उसमें क्या करता है कि अपना बेटा होता है मौजम, उसने क्या है कि हमला किया किस पर, दुर्गादास राठौड़ और उसका जो पुत्र है अकबर, क्योंकि वो दोनों मिल चुके थे। तो इन्होंने आक्रमण किया। अब ये आक्रमण जैसे ही किया तो ये दक्षिण की तरफ भाग गए। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ और उसके जो साथ में था अकबर, वो दोनों क्या है दक्षिणी तरफ आ गए। अब दक्षिण में जब वापस यहाँ पे भी मुअज्जम ने युद्ध के लिए आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, तो यहाँ पे बताते हैं कि दक्षिण में जो संभाजी है, अब संभाजी थे वो मराठा थे, क्योंकि दक्षिण में ज़्यादातर मराठाओं का ही समर्थन लिया जाता था किसी भी युद्ध में। तो संभाजी ने इनकी मदद की, लेकिन संभाजी की भी पार नहीं पड़ी, तो यहाँ से ये चले गए ईरान। ये ध्यान रखना, ईरान यहाँ पे चले गए। ईरान जाने के बाद ये यहाँ पर बहुत दिनों तक इनका पीछा किया गया, तो वहाँ पे रहने लगे। तो 1697 में ईरान से बुलावा आया। ठीक है, बहुत दिनों तक वहाँ रहने लग गए, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। तो मुकुंद दास खींची, ये ध्यान रखना, मुकुंद दास खींची ने इनका भी बहुत ही अच्छा समर्थन है अजीत सिंह को सुरक्षित रखने में, क्योंकि जहाँ पे भी अजीत सिंह रहते थे तो ये अपना वेश बदल कर, ध्यान रखना, अपना वेश बदल कर उनके चारों तरफ ही घूमते रहते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। जहाँ पे भी वो रहते थे, चाहे वो यहाँ पे बात करें आप गोरादाई के पास रहा था या फिर उसके बाद आगे हुई और कहीं पे भी रहा था ना, तो उसकी पूरी भूमिका रही थी इसे मुकुंद दास खींची की कि अपना वेश बदल कर, कभी ब्राह्मण का वेश बदल कर, कभी कौन सा वेश बदल कर उनके पीछे पीछे रहते थे, उनके साथ रहते थे। तो ध्यान रखना, मुकुंद दास खींची ने मामला जब शांत देखा तो इन्होंने क्या है ईरान से क्या है दुर्गादास राठौड़ को बुला लिया कि आप आ जाओ, मामला भी शांत है। और क्या किया कि सरदार, जितने भी सरदार हैं उनके सामने ये क्योंकि औरंगजेब को तो ये बता रखा था, उनके जो सैनिक थे उन्होंने कोई फर्जी लड़का ले जाकर उनको बता दिया कि ये अजीत सिंह है और इनको आप वहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो रख लिया, वो समझता वो तो अजीत सिंह उनके पास है। लेकिन यहाँ पे जो मुकुंद दास खींची है वो सभी सरदारों के सामने ये बात रखता है
कि जो राजकुमार अजीत सिंह है वो हमारे पास है और ये हमारे नवीन शासक हैं। ये बात कहते हुए सरदारों के सामने अजीत सिंह को रखते हैं और यहाँ पे ईरान से जो बुलाया गया था दुर्गादास राठौड़ को, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब सरदारों का क्या है, मनोबल बढ़ जाता है। वो देखते हैं कि हमारा नवीन शासक है वो हमारे साथ हैं, अभी हमारे पास है, और हमारे जो कर्मठ जो वीरता के रूप में पूजे जाने वाले दुर्गादास राठौड़ जी हैं वो भी हमारे साथ आ गए। तो ये बात सुनकर सभी सरदार खुश हो जाते हैं और इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम जितने भी शासक हैं, मुस्लिम जितनी भी टुकड़ियां हैं, उन पर आक्रमण करने लगे, उनको परेशान करने लगे और इतना ज़्यादा परेशान करने लगे कि आखिर में तंग आकर उन्होंने समझौता करने या, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक नाम देखें, इनायत खां। इनायत खां नाम से सिवाना पर एक शासक हुआ करता था जो हद से ज़्यादा परेशान हो गया था इन दुर्गादास राठौड़ एवं सरदारों से। परेशान होकर उन्होंने समझौता किया और जो सिवाना का जो राज्य है, ठीक है, इन्हें मारवाड़ की शरण स्थली भी कही जाती है, तो सिवाना का जो राज्य है वो दे दिया गया अजीत सिंह को। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। अजीत सिंह को देने के बाद वापस इस पर पुनः मुसलमानों का वापस ही आक्रमण हो गया, पुनः कब्जा कर लिया उन्होंने। अब क्या करता है, यहाँ पे जब कब्जा हो गया तो अजीत सिंह को यहाँ रुकना नहीं था। अब यहाँ पे रुका नहीं तो वो कहाँ चला गया, वापस मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में, जैसे छप्पन के पहाड़ों में चला गया। और छप्पन के पहाड़ों में वहाँ पे जो महाराजा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह थे, वो परिवर्तन हो चुके थे। वो उनके बाद जो नवीन शासक था वो महाराणा जय सिंह थे। अब महाराणा जय सिंह ने उनका समर्थन किया, शरण दी इनको, जो छप्पन के पहाड़ी थे वहाँ पे इनका समर्थन किया। और ऐसे बताते हैं कि इनका समर्थन किया, बहुत दिनों तक इनको अपने पास में रखा। ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चली तो उनको बताया कि उनके जो अकबर के जो पुत्र पुत्रियाँ थी, ये ध्यान रखना, उनका एक पुत्र एक पुत्री थी, उनको छोड़ रखा था मारवाड़, क्योंकि अकबर तो पहले ही मिल चुका था दुर्गादास राठौड़ से, तो इसलिए अपने बेटा और बेटी को कहाँ पे छोड़ रखा था, मारवाड़ में छोड़ रखा था। अब ये बात औरंगजेब को जैसे ही पता चलती है तो औरंगजेब ने क्या है कि संदेश भी जो है किसको, दुर्गादास राठौड़ को, कि अकबर की जो बेटा और बेटी, अकबर के जो पुत्र पुत्री हैं, उसको हमारे पास वापस लौटा दो। इस प्रकार कहते हैं जब ये बात होती। अब उन्होंने सोचा कि दुर्गादास राठौड़ इनको गलत तरीके से रखता है, इनको प्रेशर के रूप में रखता है, इनको दबाव बना के रखता था, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से रखता था इनको और अच्छे पारिवारिक साथ में रखते थे और इनको अच्छे संस्कार भी देते थे। तो इस प्रकार इनको रखा था कि जब वापस में पुत्रियों को, उसका पुत्र एवं पुत्री, पहले पुत्र को लौटाया फिर बाद में पुत्री को लौटाया, तो इस प्रकार जब वापस लौटाता है तो ऐसे बताते हैं कि जब इनको वापस लौटाया जाता है औरंगजेब को, तब उसकी जो पुत्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी बड़ाई करती है दुर्गादास राठौड़ की, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये किया है वो किया। जब इतनी बड़ाई जब सुनता है औरंगजेब की, हाँ दुर्गादास राठौड़ ने इतना सम्मान रखा हमारे बेटा बेटियों का, इतने अच्छे से इनका शासन में संयोग करवाया, इनका लालन पालन किया है, इत्यादि बातें जब सुनी हैं, तब दुर्गादास राठौड़ को क्या है, खुश होकर क्या किया औरंगजेब ने, जेतारण, मेड़ता एवं सिवाना का ये ध्यान रखना। ये सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब ने उनके जो पुत्र है अकबर, उसके बेटा और बेटी को लौटाने पर कौन कौन सी जागीरें दी, तो जेतारण, मेड़ता, सिवाना, और उसी के साथ अजीत सिंह है। क्योंकि अब औरंगजेब गुस्सा नहीं था, खुश था, क्योंकि उसने अकबर के पुत्र एवं पुत्री को वापस लौटा दिया, इसलिए वो खुश होकर क्या है कि अजीत सिंह को भी क्या दे देता है, जालोर एवं सांचौर दोनों राज्य इसको दे देता है, और उसको, और इनको कुछ मनसब एवं जाति भी दी गई, और उनके साथ ही इनको सम्मानपूर्वक यहाँ पे रखा गया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे शासन करो, आपने इतना अच्छा कार्य किया है। और उनकी जैसे ही अकबर की पुत्री जब वापस गई, लौटाई गई, तो उसने बहुत ही अच्छे से बढ़ाई की और बहुत ही तारीफ की। तो इस बात को सुनकर वो इनको क्या है कि जागीरें दे देता है। अब ऐसा बताते हैं कि 1701 में जो जोधपुर यानी मारवाड़ का जो शासक था मुआजत खां, क्या है, स्वाजत खां, ये क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। स्वाजत खां की मृत्यु होने के बाद 1702 में बताते हैं कि अजीत सिंह है, ठीक है, अजीत सिंह और ये क्या नाम, दुर्गादास राठौड़, ये दोनों में क्या है थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। ये क्या करते हैं कि जब वो मारवाड़ का शासक है स्वाजत खां, वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ये आक्रमण करने की सोचते हैं। इसी बहस में, इन दोनों की बहस में हो जाती है कि आक्रमण करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। इस बात पर इन 1702 के अंतर्गत इनमें कुछ बहस हो जाती। हालांकि 1702 में वो शासन जो अपना जोधपुर राज्य है वो अपना प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे बताते हैं। फिर 1707 में ऐसा होता है कि कुछ फेरबदल देखने को मिलते हैं दिल्ली शासन के रूप में। तो 20 फरवरी 1707 में क्या होता है कि जो औरंगजेब जो दिल्ली का शासक है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है, ध्यान रखना,
कि दिल्ली में जितने भी शासकों की मृत्यु हैं तो उनके पुत्र उस राज्य को हथियाने के लिए हमेशा युद्ध करे हैं। तो हमने पुराने वीडियो में भी देखा है, जैसे पुराने जितने भी शासक हैं उनकी जब मृत्यु हुई तो उनसे संबंधित युद्ध हुए हैं बाद में प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने दारा शिकोह और औरंगजेब का भी देखा था कि दोनों बहुत ही युद्ध लड़े थे उसके बाद। हालांकि जब शासक उस समय तो जीवित था, उससे पहले ही ये युद्ध स्टार्ट हो गए थे उनकी बीमार होने पर ही। तो ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अजीत सिंह क्या है, जोधपुर पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही पता चलता है कि 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली के शासक औरंगजेब की, तो अजीत सिंह क्या है कि अपना कुछ सेना लेकर और आक्रमण कर देता है मारवाड़ पर, और बताते हैं कि जोधपुर जो उनकी पैतृक भूमि है, जोधपुर उनका जो मुख्य शासक एरिया है, जोधपुर पर आक्रमण करके वहाँ का राज्य अपने अंडर में कर लेते हैं। लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता और ये वापस छिन जाता है। अब छिनने के बाद क्या होता है कि ये वापस से इनके कब्जा यहाँ से छूट जाता है। और ऐसे बताते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिल्ली पर क्या है कि कुछ फेरबदल हुआ था। पिता की मृत्यु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके दो पुत्र थे, आजम और मुअज्जम, इन दोनों में युद्ध हुए। और इस युद्ध में ऐसे बताते हैं कि जाजऊ का युद्ध हुआ था जो भी 1707 में हुआ था, ध्यान रखना। इसी समय 1707 में जब ये युद्ध हुआ तो आजम और मुअज्जम में युद्ध होने के बाद तो मुअज्जम क्या जीत जाता है, ठीक है, मुअज्जम जीत जाता है और आजम हार जाता है। आजम की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और मुअज्जम को बताते हैं कि मुअज्जम बाद में नवीन शासक बनता है दिल्ली का। और जोधपुर इसको क्या है कि ऐसे बताते हैं कि जब ये नया शासक बनता है तो अजीत सिंह सेवा में जाता है और इसको क्या है कि हालांकि इसको पदवी दी जाती है, महाराज की उपाधि दी जाती है, बहुत से इनको जागीरें दी जाती है, लेकिन उनको जोधपुर नहीं देता है। क्यों? नवीन शासक बनता है मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम जब नवीन शासक बनता है तो ये चीज़ें तो सभी तो दे देता है, उनको अधिकार भी देता है, लेकिन जोधपुर का जो शासक है वो नियुक्त नहीं करता है, जोधपुर की भूमि नहीं देता है। तो ये नहीं देता है तो ये थोड़ा नाराज़ था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि देबारी समझौता किया। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देबारी समझौता। तो ध्यान रखना, देबारी समझौता से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि देबारी समझौता किन किन शासकों के बीच में हुआ। तो ध्यान रखना, जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक भी कह सकते हैं हम इसे, और जयसिंह थे, सवाई जयसिंह जो थे आमेर के शासक, जयपुर आमेर के शासक, और एक थे अमर सिंह राण यानी महाराणा अमर सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे। इन तीनों के मध्य एक देबारी नामक समझौता हुआ और ये समझौते में ये किया गया कि हम तीनों मिलकर युद्ध करते हैं और अपनी अपनी भूमि प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि अलग अलग रहकर तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली साम्राज्य की सेना इतनी तगड़ी थी। तो तीनों ने क्या मिलकर युद्ध किया और 1708 में बताते हैं कि 1708 में जोधपुर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और वैसे ही उसके बाद सवाई जयसिंह है, उन्होंने बाद में आमेर पर अधिकार कर लिया। और ऐसा बताते हैं कि अमर सिंह की जो पुत्री थी उसका विवाह सवाई जयसिंह से करवाया गया था। ये हालांकि आगे की बातें हैं, ये मारवाड़ के इतिहास से संबंधित नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि अमर सिंह की जो पुत्री थी उसका विवाह करवाया गया सवाई जयसिंह से, और इस शर्त पर करवाया गया कि बाद में अमर सिंह की जो पुत्री है उससे पुत्र जो उत्पन्न होगा वो ही जो आमेर का नवीन शासक बनेगा, नया राजा बनेगा, नया महाराज बनेगा। तो इस करके उनका विवाह यहाँ पे करवाया गया। और बाद में बताते हैं अमर सिंह ने भी यहाँ पे मेवाड़ की जो भूमि थी वो भी प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बनता है दुर्गादास राठौड़ का निर्वासन। देखिए दुर्गादास राठौड़ थे वो अजीत सिंह के बहुत ही अच्छे संरक्षक साबित हुए थे और वीर योद्धा भी थे, बहुत चतुर भी थे और इतना अच्छा सहयोग किया था अजीत सिंह को। उसके बाद भी इनका निर्वासन यानी देश निकाला क्यों दिया गया था अजीत सिंह के द्वारा। अब अजीत सिंह का तो इतना सपोर्टर रहा था, इतना अच्छा सहयोग करने वाला रहा था, फिर भी अजीत सिंह ने इनको यहाँ से देश निकाला यानी अपने जो राज्य हैं जोधपुर वहाँ से निकाल दिया गया था। वो इस प्रकार बताते हैं कि देखिए जो दुर्गादास राठौड़ थे वो तो बहुत अच्छे सहयोगी थे, लेकिन किन्हीं लोगों की बातें सुनकर, इनके बारे में कुछ गलत सुनकर यहाँ से निकाल दिया जाता है अजीत सिंह के द्वारा। और इसीलिए इसी बात पर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न भी बनता है कि कान का कच्चा जोधपुर के किस शासक को कहा जाता है। तो कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कान का कच्चा क्योंकि ये इन्होंने किन्हीं लोगों की बात सुनकर जो दुर्गादास राठौड़ है इनको क्या है कि मारवाड़ से देश निकाला दे दिया था, मारवाड़ से अलग कर दिया था। और बाद में बताते हैं कि दुर्गादास राठौड़ यहाँ मारवाड़ से जाने के बाद वो क्या है मेवाड़ में जाकर शरण लेते हैं और मेवाड़ में जाके ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और बाद में वहाँ से चले जाते हैं उज्जैन और उज्जैन में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आगे की बात है। तो ये ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ इतना सपोर्टर होने के बाद भी अजीत सिंह ने किन्हीं लोगों की बात सुनकर और उन पर शक कर लिया और उनको यहाँ से भेज दिया और इसीलिए इसे महाराजा अजीत सिंह को यहाँ पे कान का कच्चा कहा जाता है, ये ध्यान रखना।
उसके बाद बताते हैं, अगर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित देखिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके थोड़ी डिटेल से बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली रीट है जो रीट 2021 है, उसमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया था कि इनकी छतरी कहाँ पर है। तो उससे संबंधित आज हम बात कर लेते हैं। 13 अगस्त 1638 को सालवा मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। और इनको ऐसा बताते हैं कि ये मारवाड़ के ऐसे व्यक्ति थे जो मारवाड़ में जन्म लेने के बाद इनकी मृत्यु किसी अन्य धरा पर हुई, मारवाड़ की धरा पर इनकी मृत्यु नहीं हुई। और ठीक है, 22 नवंबर, देखिए 22 नवंबर 1708 में उज्जैन में इनकी, उज्जैन जो कि एमपी में स्थित है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और इनका अंतिम संस्कार है वो शिप्रा नदी के तट पर किया गया। तो ये सभी प्रश्न हैं जो इससे संबंधित बन सकते थे, वो मैंने बताया, जिसमें राठौड़ों का यूलिसेस भी से कहा जाता है। तो ये प्रश्न थे जो कि दुर्गादास राठौड़ से संबंधित, क्या पता कि इससे जन्म से संबंधित पूछ ले कि जन्म कहाँ हुआ था, देखिए मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ पर हुआ, तो सबसे संबंधित मैं प्रश्न यहाँ पे रख चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार जो रीट में जो प्रश्न बना था वो यही बना था कि इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना उज्जैन में है, एमपी में। उसके बाद हम बात करें कि 23 जून 1724 को अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु नहीं थी, ये मर्डर था, ठीक है, मृत्यु नहीं थी, ये मर्डर था, क्योंकि इनके पुत्र है भक्त सिंह, उन्होंने ही इनको सोते हुए मार दिया था और टपका दिया था। इसलिए यहाँ पे जो द्वितीय, इनको कहा जाता है मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता, जो कि भक्त सिंह को कहा जाता है, जो कि अपने पिता अजीत सिंह है उनको सोते हुए मार दिया था। और इनके अगर बात करें मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता था वो मालदेव था, हमने बात की थी, अपने पिता है गांगा। तो वहाँ पे ऐसे बताते हैं कि गंगा को वहाँ पे झरना था, वहाँ पे जो ऐसे बताते हैं कि पैर छूने जा रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको धक्का देके वहाँ से गिरा दिया था झरने से, और वो वहाँ पे झरोके से गिरने के बाद वहाँ पे मर गए थे। तो इस प्रकार बताते हैं कि पहला पितृहंता है वो मालदेव है, मारवाड़ का, ध्यान रखना केवल मारवाड़ का। और दूसरा अंत है पितृहंता जो है भक्त सिंह, जो कि अपने पिता अजीत सिंह को मारते। हालांकि मारवाड़ के बारे में इतिहासकार बताते तो हैं, लेकिन कई इतिहासकार ये बताते हैं कि मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, वो अगर पितृहंता होता तो लोग उसको अच्छा राजा स्वीकार नहीं करते। हालांकि क्या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन इतिहासकार जो मानते हैं, हमें जो पढ़ने को मिलता है ऑथेंटिक यही मिलता है कि मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता है वो मालदेव है, ठीक है। इन्होंने अपने पिता को झरोके से गिराकर मार दिया था। हालांकि जो पिता थे इनके वो बहुत ही ज़्यादा नशे के आदी थी, गांजा वगैरह ये सभी करते थे, मदिरापान अधिक करते थे, इस वजह से भी गिर गए हो। लेकिन इतिहास में यही पढ़ने को मिलता है कि मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता है वो मालदेव है, दूसरा पितृहंता है वो भक्त सिंह है, जो कि अपने पिता अजीत सिंह को मार देता है। और होना भी चाहिए, देखिए यहाँ की जो प्रजा थी मारवाड़ की वो ये भी चाहती थी, उन्होंने ये भी किया था कि महाराजा जो अजीत सिंह है उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को जब यहाँ पे भेजा था, देश निकाला दिया था, तब महाराजा अजीत सिंह की बहुत ही ज़्यादा अवहेलना की गई, उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान किया गया कि आपने ये किया है जो गलत किया हमारा वो दुर्गादास राठौड़ जी के साथ, क्योंकि वो आपके अच्छे ज़्यादा बहुत ही अच्छे सपोर्टर थे। फिर भी उसके बाद ऐसा किया, तो दुर्गादास राठौड़ की वजह से ही इनको क्या है कि गलत ठहराया गया था प्रजा के द्वारा। तो ये थी आज की स्टोरी जो कि मारवाड़ के इतिहास से संबंधित है। देखिए इससे संबंधित आगे और भी शासक हैं, जैसे भक्त सिंह हैं, और भी शासक तख्त सिंह इत्यादि बहुत से शासक हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। बाकी फालतू की चीज़ें अगर हम पढ़ते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।